जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज आप लोगों के साथ मैं क्लास 11 स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें मैं स्ट्रेट अवे चैप्टर 3 पे पहुँच जाऊँगी। चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इंटीरियर ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताया गया। क्रस्ट मेंटल कोर आपने जो बचपन से पढ़े हुए हैं उनके बारे प्रॉपरली इन्होंने डिस्कस किया इस चैप्टर में। देन अर्थक्वेक्स के बारे डिफाइन किए हुआ सारी चीज़ें, सिस्मिक वेव्स कौन कौन सी हैं, एंड देन वॉल्केनोज। ये तीन टॉपिक्स इसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए और मेरा मानना है कि यूपीएससी इन्हीं से ही क्वेश्चन उठा रहा है, इन टॉपिक से और एनसीईआरटी से उठा रहा है। दिखाएंगे अभी सारी चीज़ें। सबसे पहले इस चैप्टर में इन्होंने बताया कि भाई जो अर्थ के अंदर है हमें पता कहाँ से चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये एक सबसे बड़ा खुफिया जी, आप खुद चेक करो, हम ज़मीन के अंदर कभी इतना अंदर गहराई में जा ही नहीं पाए। सो दैट कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय इनडायरेक्ट एविडेंसेस। कोई डायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं, कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग the landscape. A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effects of endogenic processes are ignored. Human life is largely influenced by the physiography of the region. Therefore, it is necessary that one gets acquainted with the forces that influence landscape development. To understand why the earth shakes or how a tsunami wave is generated, it is necessary that we know certain details of the interior of earth. तो ये चीज़, अगर अर्थ शेक क्यों करती है, सुनामी वेव जनरेट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ पहले समझना चाहिए। और पहले चैप्टर में आपने अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे बनता, वो भी डिस्कस कर लेंगे जी। तो साइंटिस्ट हैव गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज लेयर, वो चीज़ हम देखेंगे जी, कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन क्लियर की है। अर्थ का रेडियस इन्होंने बताया 6370 किलोमीटर, अदरवाइज हम लेते हैं 6400 किलोमीटर, सेम है अप्रॉक्सीमेटली। और सेंटर तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि आपको भी पता है जैसे जैसे आप अंदर जाते हो टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है और डेंसिटी भी बढ़ती है। सो मोस्ट ऑफ आर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स और इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस मतलब अंदाजे, एस्टिमेट से हमने डायरेक्ट सोर्सेस। अब अगर डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो है एक तो सरफेस रॉक्स को स्टडी करके, जो ज़मीन के ऊपर पत्थर हैं उनको स्टडी करके वी गेट द इंफॉर्मेशन। बिसाइड्स दिस माइनिंग, अगर ज़मीन के अंदर खोद के हम देख रहे हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पेनिट्रेट करके। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन टू मेजर प्रोजेक्ट्स। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा कब से, जहाँ पर डीपेस्ट ड्रिल इन कोला इन आर्कटिक ओशन हैज़ सो फार रीच सिर्फ 12 किलोमीटर, जस्ट इमेजिन 3760, और यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। सो दिस इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। माइनिंग हो गया, या हम बात करें डीप ओशन ड्रिलिंग, या हम बात करें पत्थरों को स्टडी करके। और एक और अनदर सोर्स ऑफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है वॉल्केनिक इरप्शंस। जो ज़मीन से अगर निकलता है लावा, तो उसको हम स्टडी करके देखते हैं कि ज़मीन किस चीज़ की बनी हुई है। तो ये तीन सोर्सेज हैं जहाँ से हमें डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अब अगर मैं इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करूँ, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। अगर हम देखें ज़मीन के अंदर जैसे जैसे आप अंदर जाओगे टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, राइट। और ये भी पता है कि डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ। साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यूज़, भी इन्होंने वैल्यू एस्टिमेशन की है डिफरेंट डेप्थ, और इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने लेयर्स में बांटा। दूसरा अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मेटेओर्स। जो मेटेओर्स क्या होते हैं, जो स्पेस में हेवनली बॉडीज है, जो पत्थर कुछ जुड़ नहीं पाए कॉन्टिनेंट, मतलब इसमें प्लेनेट में, वो पत्थर अगर अर्थ की तरफ आए, दोज आर मेटेओर्स। और एस्टेरॉयड सुना होगा आपने। सो इट मे बी नोटेड द मटेरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर बट फ्रॉम द अदर प्लेनेट। सो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है कि सिमिलर टू द अर्थ ही होगा दूसरा प्लेनेट, उस बेसिस पे। तो ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर द इंटीरियर ऑफ अर्थ।
दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स है जी ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी। Gravitation force is not the same at all different latitudes on the surface. It is greater near the poles and less at equator. So this is because of the distance from the center at the equator being greater than at the poles. So gravity values are differing according to the mass of material. So uneven distribution of mass of material within the earth influences this value. The reading of the gravity at different places is influenced by many other factors regarding readings differ from the expected values. So that such a difference is gravity anomaly. तो इससे मैग्नेटिक सर्वे से हम एक निकाल रहे हैं अंदाज़ा कि क्या इंटीरियर ऑफ अर्थ का बना हुआ। तो इस पे भी यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब आते हैं जी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को स्टडी के लिए सिस्मिक वेव्स को हम समझेंगे। कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर, यही एक सिस्मिक वेव्स आज तक का सबसे सही सोर्स है जिसके थ्रू हम जान पा रहे हैं। शेकिंग ऑफ अर्थ होता है बेसिकली अर्थक्वेक, और ये नेचुरल इवेंट है जो कि हमारे हाथ में भी नहीं, ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल। सो व्हाई डज अर्थ शेक? द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट, अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक्स, उससे ब्रेक हो गए रॉक्स, टूटेंगे जब एनर्जी रिलीज हुई। They move in opposite direction. As the overlying rock strata press, the friction locks them together. Their tendency to move apart at the same point of their time overcomes the friction. As a result, the blocks deformed and eventually they slide past one another. Release of energy and the energy waves travel in all directions. The point where the energy is released is called as focus, and alternatively it is called as hypocenter. The energy waves traveling in different directions reach the surface. The point on the surface nearest to the focus is called as epicenter. दो सेंटर के अंदर जो है उसको फोकस कहेंगे, और जहां पर ये रीच करे उस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी कई बार पूछी हुई है। अर्थक्वेक वेव्स को हम अगर देखें तो सफिशिएंट टू नोट दैट लिथोस्फीयर अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पर हमें अर्थक्वेक वेव्स मिलती है। इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है वो है सिस्मोग्राफ, records the waves reaching the surface. A curve of earthquake waves recorded on a seismograph. The curve shows three distinct sections, each representing different types of wave patterns. एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में दो प्रकार की आती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स, जिनको हम पढ़ेंगे प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। सरफेस वेव्स जो कि सबसे डिस्ट्रक्टिव है। बॉडी वेव्स जनरेट होती है ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस, जहाँ पे फोकस से अर्थक्वेक वेव जनरेट हो रही है वहाँ से बॉडी वेव जनरेट होंगी, हैंस द नेम बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स, जो सरफेस पर रॉक्स हैं, जब ये यहाँ पर तो न्यू सेट ऑफ वेव्स मिलती हैं जिसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। दीज वेव्स मूव अलॉन्ग द सरफेस एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज एज दे ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मटीरियल। द डेंसर द मटीरियल द हायर इज द वेलोसिटी, and their direction also changes as reflect or reflect when they come across the different material with different densities. तो बॉडी वेव्स बेसिकली दो प्रकार की हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स ज़्यादा तेज चलती हैं और सबसे पहले पहुंचती, इसीलिए प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। और ये जो पी वेव्स हैं वो साउंड वेव्स की तरह है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती हैं। जबकि जो एस वेव्स हैं दे अराइव एट द सरफेस विद टाइम, थोड़ा टाइम बाद, इसीलिए इनको सेकेंडरी कहते हैं, और ये ओनली सॉलिड से ट्रेवल कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेव इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है, तो इससे आपको पता चल जाता है कौन सा लिक्विड पार्ट है अर्थ के अंदर, कौन सा सॉलिड पार्ट है। इसी से ही हमें स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चला। रिफ्लेक्शन कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड, एंड रिफ्रैक्शन से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, and the variation in the direction of the waves are inferred with the help of their record on seismograph. The surface waves are last to report on the seismograph, और सबसे destructive surface waves होते हैं, they cause displacement of rock. अगर propagation of earthquakes की बात करें, travel in different ways, so though they cause vibration in the body of the rocks through which they pass. P waves vibrate parallel to the direction of wave. This exerts pressure on the material in the direction of the propagation. As a result, it creates density differences in the material, leading to stretching and squeezing of the material. Three waves vibrate perpendicular to the direction of propagation, and the direction of vibrations of S waves is perpendicular to the wave direction.
तो मतलब एस वेव्स ट्रांसवर्स की तरह, और जो पी वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल की तरह, साउंड की तरह। क्लियर है जी? जो पी वेव्स हैं वो साउंड की तरह लॉन्गिट्यूडनल, और ये एस वेव्स ट्रांसवर्स हैं। दे क्रिएट ट्रांसवर्स मीन ट्रफ एंड दिस थिंग। सरफेस रेस मोस्ट डैमेजिंग है। और शेडो जोन वो जोन होता है जहां पर ये वेव्स ना पहुंचे। देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरियाज द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, सच अ जोन इज शेडो जोन। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स लाइक there exist altogether. The shadow zone of P and S waves. It was observed that seismographs located at any distance 105 degrees from the epicenter recorded the arrival of both P and S waves. The seismographs located at 145 degrees from epicenter recorded the arrival of P waves, but not the S waves. Thus 105 से लेकर 145 डिग्री from epicenter was identified as the shadow zone for both type. Entire zone beyond 105 does not receive S waves. तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे. शेडो जोन ऑफ एस जोन इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट बट इट इज़ ऑल्सो लिटिल ओवर 40%. यही चीज़ हम बात करेंगे. अगर हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की बात करें, टेक्टोनिक है, वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स हैं, देन माइंस कोलैप्स के कारण, एक्सप्लोजन के कारण. इस पे वैसे क्वेश्चन नहीं आता, मेजरमेंट पे आता है. अगर आप देखो तो ये पी वेव्स का शेडो जोन है जी, 105 से 145. क्योंकि ये जो पी वेव्स है दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम ज़्यादा डेविएट होगा तो यहाँ पर ये वेव नहीं पहुँचेंगी. तो ये शेडो जोन है किसका? पी वेव्स का. एस वेव तो वैसे ही अंदर नहीं पहुँचेगी, तो ना तो यहाँ पर पी ना एस वेव्स पहुँचेगी, क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड से, और आउटर कोर आपको पता है लिक्विड एंड स्टेट है, तो वो तो पहुँचेंगी नहीं. तो ये एस वेव का जोन है जी. सभी को समझ आ गया जी? एस वेव का शेडो जोन इज मच वाइडर देन द पी वेव्स. अर्थक्वेक्स को मेजर करने के लिए एक तो रिक्टर स्केल है जो कि मैग्नीट्यूड स्केल है. ये मेजर करता है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक, और ये वेरी करती है 0 to 10 वैल्यू. दूसरी तरफ इंटेंसिटी स्केल है जो कि मर्केली के नाम पे है, और ये देखता है डैमेज कॉज बाय द इवेंट. ये वेरी करता है 1 to 12. ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है. इफेक्ट्स क्या हैं? ग्राउंड शेकिंग होगा, लैंड एंड मड, सॉइल लिक्विफिकेशन, ये सारे इफेक्ट्स हैं. कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, फायर्स भी अर्थक्वेक के कारण इन्होंने कहा हो सकते हैं. क्लियर है जी? द फर्स्ट 6 अबव आर अपॉन लैंडफॉर्म वाइल अदर्स आर कंसिडर कॉजिंग इमीडिएट कंसर्न टू द लाइफ. सुनामी वेव्स क्या होती है? जो अगर अर्थक्वेक पानी के अंदर आए, ठीक है जी, और दो द एक्चुअल क्वेक लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड, इट्स इफेक्ट्स आर डिवास्टेटिंग प्रोवाइड द मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का कितना होना चाहिए? 5 से ऊपर. और जो एपीसेंटर है वो कहाँ पर हो? ओशन वाटर के. सुनामी वैसे एक जैपनीज वर्ड है, ये भी याद रखिएगा. फ्रीक्वेंसी की बात करें, नेचुरल हजार्ड, इट इज अ ट्रेमर, हाई मैग्नीट्यूड अकर्स. Not all the places of the globe experience major shocks. We shall be discussing distribution of earthquakes, volcanoes in some details. अब अगर बात करें क्रस्ट का, तो क्रस्ट का आपको पता है आउटरमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज़ ब्रिटल इन नेचर. ओशनिक क्रस्ट होता है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है. जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो डेंसिटी में ज़्यादा होगा जी, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है थिकनेस में ज़्यादा होगा देन ओशनिक क्रस्ट. इन थिकनेस टर्म्स, थिकनेस मतलब मोटा, क्योंकि कॉन्टिनेंट भी आ रहा है और नीचे ज़मीन भी आ रही, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मच मोर थिकर देन ओशनिक क्रस्ट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द डेंसिटी, ये ओशनिक क्रस्ट इज मच मोर डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि ये जो है बसाल्ट का बना हुआ है. ये याद रखिएगा जी. जो मैंने बताना था वही सारा इसमें एक्सप्लेन्ड है, पढ़िए और समझिए. इसकी थिकनेस सिर्फ 5 किलोमीटर है, जबकि कॉन्टिनेंट की 30, और कई जगह पर हिमालय जगह पे तो वहाँ पे 70 किलोमीटर तक. मेंटल जो पार्ट है वो इसी को स्थेनोस्फेयर कहते हैं. मेंटल विच एक्सिस्ट टिल 2900 किलोमीटर, और इसी में ही स्थेनोस्फेयर है विच इज़ वीक, राइट. मैग्मा सारा यहीं से निकलता बाहर जब अर्थ को वॉल्केनो आता है. डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट इन द अपर मोस्ट पार्ट इज लिथोस्फेयर. नेक्स्ट है जी कोर, जो कि बना हुआ निफे का, निकल और फेरस का. ये दो पार्ट्स है, आउटर कोर और इनर कोर. जो इनर कोर है वो सॉलिड है, और जो इनर आउटर कोर है वो लिक्विड इन स्टेट है. सारा बना हुआ निफे का, और यही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए. याद रखिएगा, क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करने वाला मोहोविकिक है, और मेंटल और कोर को ग्यूटनबर्ग है जी.
अब आते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो एक प्लेस है जहां से गैसेस, एशेस और मैग्मा सब कुछ बाहर जमीन से निकले, और उसको एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। हायर डेंसिटी, क्योंकि नीचे डेंसिटी हायर है, वो जब बाहर को निकलेगा प्रेशर से, उसको हम कहेंगे वॉल्केनो। द मेंटल कंटेन्स अ वीकर जोन विच वी कॉल्ड इट एज एस्थेनोस्फेयर। द मटीरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज कॉल्ड मैग्मा. Once it starts moving towards the crust or it reaches the surface, it is referred to as lava. So pyroclastic debris, volcanic bombs, ash, dust, gases, सब कुछ यही चीज़ है। वॉल्केनोज को किसी बेसिस पे नेचर ऑफ इरप्शन पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे शील्ड वॉल्केनो क्या होता है, बाहर तक फैले। सबसे बड़े शील्ड वॉल्केनो होते हैं, जैसे हवाई आइलैंड इसका एग्जांपल है। ये एग्जांपल पूछ रहे थे, हवाई आइलैंड कौन सा है, शील्ड है, सेंटर कौन है, कौन सा है। वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट एंड टाइप ऑफ लावा दैट इज फ्लूइड व्हेन इरप्ट। मोस्ट एक्सप्लोसिव, अगर उसमें पानी हो जाए तो एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं, अदरवाइज दे आर लीस्ट एक्सप्लोसिव। क्लियर है जी। बाहर निकलता जाएगा थ्रूज ऑन द टॉप ऑफ द कोन, टॉप ऑफ द वेंट, और कई बारी सेंटर कोन बन जाएगा। कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है, इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावास देन बासाल्ट often result in explosive erosions. Large quantities of pyroclastic material ashes वहाँ पर पहुँचेंगे, the accumulates on the vicinity of the vent opening and leading to formation of layers. इस प्रकार अगर layers बननी शुरू हो जाए उसको composite volcano कहा जाता है। कैल्डेरा, सबसे एक्सप्लोजिव अर्थ का वॉल्केनो कैल्डेरा कहा जाता है, क्योंकि एक्सप्लोड करते ही ये बिल्कुल ओपनिंग बहुत बड़ी वाइड हो जाती है ऑन देमसेल्व्स रेदर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। डिप्रेशंस आर कॉल्ड एज कैल्डेरास। इसी में क्रेटर भी होता है, अगर टॉप मोस्ट लेयर पर ऐसा बन जाए उसको क्रेटर कहते हैं। फ्लड बसाल्ट उससे भी इंपॉर्टेंट है, अगर ज़मीन के ऊपर बिल्कुल ही फ्लूइड लावा फैल जाए। इसी का ही उदाहरण है हमारे इंडिया का डेक्कन ट्रैप, महाराष्ट्र का एरिया जो कि रेगुलर सॉइल वाला एरिया या ये वाला, इसको डेक्कन ट्रैप वर्ड यूज़ किया गया। सारा दिख बसाल्ट लावा वहाँ पर जम चुका है, प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू, लार्जर फ्लड प्लेन्स। उसके बाद मिड ओशनिक रिज, आपको पता ही है, अटलांटिक ओशन के बीच में जब दो प्लेट्स बाहर को डाइवर्ज कर रही, यहाँ पर भी खूब वॉल्केनोज हैं ऑल द ओशन बेसिस। अब कुछ वॉल्केनिक फॉर्म्स है, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं, ये कुछ भी याद नहीं रखना। ऊपर सरफेस पे आ गए तो वॉल्केनिक है, अंदर रह गए तो कूलिंग इन द इज क्रस्ट के, उसको प्लूटोनिक कहेंगे। इंट्रूसिव फीचर्स है कुछ, वो क्या है, बैथोलिथ नीचे बहुत बड़ा एक ऐसा बना हो सरफेस जमीन के अंदर, ये बड़ा सा डोम बना हो, इसको बैथोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ भी डोम शेप्ड, ऊपर को छोटा, मतलब इससे छोटा, और ये जमीन के बिल्कुल नीचे है ये। फिर लार्ज डोम शेप्ड इज लैकोलिथ, देन वी हैव इज लोपोलिथ, फैकोलिथ एंड सिल्स। सिल्स होते हैं ऐसे, लोपोलिथ ऐसे, फैकोलिथ ऐसे, ये भी नाम है। आपको ये जीसी लॉन्ग में भी फोटोग्राफ्स दिखाई जाएंगी। सो ये सिर्फ टाइप्स है, अपने को कुछ घबराने का नहीं। डाइक होता है एक परपेंडिकुलरली, अगर ऐसा हो, ये डायग्राम से मैं सारा कुछ दिखाऊंगा जी, एक बारी रीड करिएगा, आशा है कि आपको सॉसर शेप लेपोलिथ समझ भी आ जाएगा। इसका बहुत अच्छा डायग्राम जीसी लॉन्ग में दे रखा है। क्लियर है जी। सो दैट वाज द चैप्टर ऑन लैंड फॉर्म्स। नहीं, हमने टॉपिक पढ़ा आज, वॉल्केनो भी पढ़ लिया, अर्थक्वेक भी पढ़ लिया, और इंटीरियर ऑफ अर्थ भी पढ़ा। सारा हमने अच्छे से एनसीईआरटी का एक एक चीज मार्क की है। डू रीड इट बिकॉज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज एनसीईआरटीज। आई होप अगर आपको ये सही लगे कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं पूरी वीडियो, और बताइएगा कैसा लग रहा है, सो दैट वी कैन कवर अप द थिंग्स इन द कमिंग क्लासेस। दिस गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस। आपने शायद इंटरव्यू भी देखी होगी, रैंक 1 एयरफोर्स एकेडमी में जो इस बार ही गए हैं, ही वॉज आर स्टूडेंट ओनली। सो जस्ट चेक आउट ऑल दीज वीडियोज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।